हैबिट होनी चाहिए सिर्फ सेविंग की और इन्वेस्टमेंट। ये सोच कर आओ कि मेरी साइड बाय साइड सेविंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। अदरवाइज आप 4 साल 5 साल भी जॉब कर लो, आपका कुछ नहीं पैसा बचेगा, क्योंकि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन लेकर आओगे तो फिर वही कि 1 साल रिटर्न नहीं आएगा, सोचोगे ये तो खराब है, ये तो वर्क नहीं करता। रिडम्पशन करने जाओ तो वो एक आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए। हर इंसान के पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो उसकी होल्डिंग में जाकर देख सके कि कौन से स्टॉक्स इनके पास हैं, किस तरह की कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या वो ऐसे फंड्स को पुश करते हैं जिनमें उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ ऐसे झूठ, कुछ ऐसे मिथ हैं, उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो है एक गेस्ट लेके आ गया हूँ, जो कि है अक्षत महाजन, जो कि 8 साल से इसी इंडस्ट्री में है। साथ ही में भाई ने अभी लाइसेंस भी ले लिया है, कुछ महीने हुए लाइसेंस लिए हुए, और अब वो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक कंटेंट क्रिएटर भी है। तो भाई अब बताएंगे अपने बारे में, और फिर हम भाई से बात करेंगे। थैंक यू सो मच भाई इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं अक्षत महाजन हूँ। मैं अपने 8 साल से स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स के अराउंड काम कर रहा हूँ। 2018 में मैंने खुद से शुरुआत करी थी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एंड देन धीरे धीरे मैंने खुद सीखा। उसके बाद 2020 में मैंने यूट्यूब के थ्रू लोगों को चीज़ें सिखाना शुरू करी जो मैं उस समय सीख रहा था, एंड देन धीरे धीरे जर्नी चलती गई। एंड अभी जो है वो कुछ टाइम से मैं जो है वो म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मैंने लिया है डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड क्लाइंट्स की मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों को कि किस तरीके से हम अपने फाइनेंसिस को प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। एंड आज भी हम यही डिस्कशन करेंगे, एंड आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अभी शुरू करना चाहते हो या ऑलरेडी आपने शुरू किया हुआ है बट आप जो रिजल्ट्स चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब हम डिस्कशन करेंगे आज के दिन, और कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अक्षत भाई, मुझे सबसे पहले ये बताओ, म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड्स देखिए क्या है कि पहले म्यूचुअल फंड से आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। ओके, स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो भी हमारे देश में कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे कोई खाने पीने की कंपनी है, कोई सीमेंट की कंपनी है, कोई रेलवे की कंपनी है, अलग अलग कंपनीज हमारे देश में काम करती हैं। तो वो बेसिकली जब भी उनको ग्रोथ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो स्टॉक मार्केट में आती हैं। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक पे समझ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो स्टॉक मार्केट में आती हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक से पैसा बोरो करती हैं, एंड देन उनका स्टॉक जो है वो लिस्टेड हो जाता है। पब्लिक को कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी मिल जाती है, एंड जो कंपनी होती है उसको अपना पैसा मिल जाता है जो उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद वो कंपनी ट्रेड होना शुरू हो जाती है मार्केट में। तो अगर हमें लगता है कि हाँ ये कंपनी ग्रो हो सकती है आगे जाकर, तो हम बेसिकली उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी जो लिमिटेशन आ जाती है वो ये आ जाती है कि वहाँ पे हमें अगर बहुत सारे स्टॉक्स देने हैं, डाइवर्सिफाई करना है, तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और अगर हम 2 4 5 स्टॉक्स को लेकर काम करते हैं तो वहाँ पे फिर वही है कि हमारा एक रिस्क उन्हीं 5 कंपनीज पे आ जाता है। अगर वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है। यहीं पे बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हमारी हेल्प करने आ जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली एक कंपनी के पास जाती है जिसको AMC कहा जाता है। ठीक है, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो। तो वो क्या करती है, वो सबसे कुछ पैसा जो वो लेती रहती है। जैसे मान लो मैंने 1000 रुपीज़ कर दिया, 5000 रुपीज़ मंथली मैंने कर दिया। इसी तरीके से कोई और है जिसने 10,000 रुपीज़ मंथली, 20,000 रुपीज़ मंथली जो है वो उस AMC को दे दिया। अब वो AMC आगे क्या करती है कि अलग अलग कंपनीज पे, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक इकट्ठा पैसा हो गया, पूल ऑफ फंड्स हो गया, किसी से उन्होंने 5,000 लिया, किसी से 10,000 लिया, किसी से 50,000 लिया। अब वो जो पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया, वो उस पैसे से फर्दर आगे स्टॉक्स देते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो भी उन्होंने फंड्स आगे बनाए हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं, वो हर कैटेगरी में कोशिश करते हैं कि 50 60 70 कंपनी जो वो एक फंड में रखें। ठीक है, अब आपके पैसे जो थे चाहे 1000 रुपया ही था, लेकिन वो 1000 रुपीज आपका उन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो गया। तो एक तो आपका वो रिस्क खत्म हो गया जो था डाइवर्सिफिकेशन वाला, कि आपने सिर्फ कुछ ही कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। दूसरा, आपने बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये मोटा मोटी म्यूचुअल फंड्स का सिस्टम होता है। बाकी इसके अंदर फिर बहुत सारे आगे कैटेगरीज होती हैं, तो उस तरीके से चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं। लेकिन आप बिल्कुल बेस पे समझ सकते हो कि कोई भी एक इंसान है जो कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है और उसको एक डर है अंदर से कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे अच्छा तरीका शुरुआत में होता है कि वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाए, जहाँ पे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स हमारे अच्छे बनते रहते हैं लॉन्गर टर्म। ओके, अच्छा, काफ़ी सारे ना बिगिनर को एक चीज़ का मिथ है, मुझे ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये एक मार्केट लिंक्ड गैम्बलिंग है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए,
इसमें लोगों की गलती नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें चलती आई हैं पहले से, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से उनको ये चीज़ लगनी शुरू हो जाती है। अभी जैसे हमने भी लाइसेंस लिया है एंड हम भी क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते हैं, तो हमें समझ आता है कि पहले से जो है वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग होती आई है। ठीक है, जो भी लोग बेसिकली आपको गाइड करने वाले होते हैं, जो आपको समझाने वाले होते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है और किस तरीके से वर्क करती है, वो समझाते नहीं हैं। वो बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ जो वो चीज़ें बताकर और चले जाते हैं। तो मेन वही है कि कहीं ना कहीं पीछे से भी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी कम है। बट आप अगर एक बार उस चीज़ को समझ जाते हो तो आपको खुद से ही पता चल जाता है कि इसमें गैम्बलिंग जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा पैसा जो है हमारी देश की कंपनीज में ही इन्वेस्ट हो रहा है। बस ये चीज़ ज़रूर है कि हम पैसा कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल साइकिल के टॉप पे तो नहीं कर रहे हैं। जब मार्केट्स गिरी हुई हैं हम तब ऐसा तो नहीं कि पैनिक में आकर सेल कर रहे हैं और बाहर होते जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है वो ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हाँ ये कोई गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आप सीख कर करते हो, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको गाइड करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, चाहे हम लोग हैं, वो चीज़, तो वहाँ पे वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी कि ये कोई गैम्बलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। ठीक है, ओके। तो एक बिगिनर जो है वो 500,000 रुपए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू कर सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप शुरू कर रहे हो 500 या 1000 रुपीज़ से, तो बेस्ट वे है जिसमें कि मतलब ना तो उतना ज़्यादा रिस्क आता है और उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, दैट इज़ इंडेक्स फंड। ठीक है, मैंने खुद से भी वहीं से शुरू किया था और अभी हम बात करते हैं कि वो क्या होते हैं, बट मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई है। और भी मैं बहुत सारे लोगों को जिनको मिला हूँ, मैंने यही समझा है कि बहुत सारे लोग हमेशा वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो वन ऑफ द बेस्ट वे है जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है कि जब एक बार आपका पैसा लग जाता है ना, चाहे आप 500 रुपीज़ ही लगाओ, आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर भी फील करी एंड बाकी भी जिन लोगों को मैंने कहा, मैंने अपने क्लोज्ड वंस को, अपने दोस्तों को जब ये चीज़ बोली कि आप एक बार शुरू करो, चाहे आप 1000 करो, 5000 करो, 500 करो, एक बार सिर्फ शुरू करो। उनको चाहे इंटरेस्ट नहीं भी था, लेकिन जैसे उन्होंने शुरू किया, महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद वो लोग मेरे को भेज रहे हैं फाइनेंस की वीडियोस, वो लोग मेरे को रील्स शेयर कर रहे हैं कि देखो मैंने ये चीज़ देखी, नहीं मैंने ये चीज़ सीखी। क्योंकि एक बार आप इन्वॉल्व हो गए तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। तो इंडेक्स फंड से शुरुआत हम कर सकते हैं। इंडेक्स फंड होता बेसिकली क्या है कि सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमारे देश की जो भी टॉप कंपनीज हैं, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें टॉप 50 कंपनीज हैं हमारे देश की, ठीक है, जो भी लिस्टेड हैं, उसमें सब बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, जैसे रिलायंस है, बैंकिंग में HDFC बैंक है, SBI है, तो वो सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। उनमें क्या होता है कि एक ग्रोथ की भी लिमिट होती है, ठीक है, लेकिन डाउन साइड की भी एक लिमिट होती है। इतनी स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, 40 साल 50 साल से हमारे देश में वो काम कर रही हैं, तो चांसेस कम होते हैं कि उनमें कुछ खराबी आएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा टॉप 50 कंपनीज से बनेगा। आज कोई कंपनी मान लीजिए 50th नंबर पे है या 49th नंबर पे है, अगर वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल परफॉर्म नहीं करती है तो 55th या 60th नंबर पे कोई ना कोई कंपनी होगी जो उससे अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। इवेंचुअली वो आगे आ जाएगी टॉप 50 में और वो जो 50 वाली है वो बाहर हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आपका जो पैसा है वो हमेशा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहेगा। तो दैट मीन्स एक तो डिफॉल्ट रिस्क नहीं रहेगा, 6 महीने 1 साल नहीं चला बाजार, 2 साल नहीं चला, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसा लगाया था और वो डूब गया, जीरो हो गया। तो वहां पे एक स्टेबिलिटी होती है, रिटर्न्स भी ऑब्वियसली एवरेज होते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए वो चीज़ सही है। फिर जैसे मैंने बताया, जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ओके, तो अक्षत भाई, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? जैसे कि मुझे पता है इक्विटी डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, और किसको क्या चूज करना चाहिए? यहाँ पे देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड्स के सिलेक्शन पे आ जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है हमारी गोल, कि हमारा गोल क्या है, हम किस पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोस्टली लोग क्या होता है कि ठीक है, सुन लेते हैं कहीं से कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, एंड वो जस्ट शुरू कर देते हैं। कोई गोल नहीं उनको पता होता है, टाइम फ्रेम नहीं पता होता है, तो वहाँ पे फिर कहीं ना प्रॉब्लम्स आती हैं। वहीं पे ये चीज़ें होती हैं कि रिटर्न नहीं अच्छा बना या लॉसेस हो गए। तो गोल सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। गोल आपके क्या हो सकते हैं? आपका हो सकता है कि आपको फर्दर अपनी एजुकेशन करनी है आगे जाकर, उसके लिए आपका गोल हो सकता है कोई। अगर आप मैरिड हो तो आपके अपने बच्चों के लिए गोल्स हो सकते हैं कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मैरिज के लिए इन्वेस्ट करना है। या फिर आपका रिटायरमेंट एक गोल हो सकता है, आपको कोई एक घर बनाना है, वो आपका गोल हो सकता है। इवन आपको कोई गाड़ी लेनी है, वो आपका एक गोल हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या है कि हर महीने कुछ ना कुछ पार्ट जो है म्यूचुअल फंड्स में सेव कर सकते हो। अब जैसे ही आपका गोल क्लियर होता है,
वहीं से आपका क्लियर हो जाता है टाइम फ्रेम। मान लीजिए मेरा गोल हो गया कि मुझे एक घर बनाना है, ठीक है। अब घर बनाना है तो मुझे एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पता होगी कि हाँ इतना मेरा उस पर पैसा लगेगा, इतना खर्चा आएगा मेरा, और वहीं से मेरा साथ में आ जाएगा कि टाइम फ्रेम, कि कितनी देर में बनाना है, 5 साल में बनाना है, 10 साल में बनाना है, 15 साल में बनाना है। अब घर क्या है, एक बड़ा डिसीजन है, तो ऑब्वियसली उसमें 5 साल 10 साल का टाइम पीरियड आपके पास होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हमें 1 साल बाद घर बनाना है तो हम उसके आज से प्लानिंग करें। 5 साल 10 साल का जनरली जब टाइम होता है तो हम उस हिसाब से सोचते हैं। तो अब सबसे पहले हमें चीज क्लियर हो गई कि घर बनाना है, उसका अमाउंट क्लियर हो गया, टाइम फ्रेम क्लियर हो गया। मान लीजिए अभी के लिए हम क्लियर होगा कि 10 साल बाद हमें घर बनाना है, ठीक है। या चलो 10 साल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वैसे 5 साल कर लेते हैं। 5 साल पहले हम अगर प्लानिंग करते हैं शुरू अपने घर की, अमाउंट क्लियर हो गया, टाइम फ्रेम क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपकी फिर आ जाती है बात सिलेक्शन की कि फंड्स कौन से सेलेक्ट करें। तो फिर वहां पे आ जाता है कि अब जैसे अगर हम 5 साल की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम सारा पैसा भी अपना इक्विटी में नहीं डाल सकते। इक्विटी मतलब जो पैसा आपका डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगेगा, क्योंकि 5 साल में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट ये ऐसी चीज है जहां पे क्या है कि अब जैसे पिछले 1 साल से मार्केट ऑलमोस्ट नो रिटर्न्स पे चल रही है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फ्लैट, और ये चीज आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। हो सकता है अगले 1 साल भी ऐसा चले, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये इस तरीके से चलती रहती है। तो वहां पे अगर हम 5 साल के लिए सारा पैसा इक्विटी में डाल देंगे तो अगर वो उन 5 साल में से मान लो 3 साल बाजार चला ही नहीं, तो हो सकता है फिर 5 साल बाद हमारा पैसा ग्रो ही ना हो। तो वहां पे हमें कुछ पोर्शन अपना इक्विटी में भी रखना पड़ेगा, कुछ पोर्शन हमें डेट में रखना पड़ेगा, जहां पे फिक्स्ड इनकम भी आती रहे, ठीक है। तो इस तरीके से गोल आपका बेसिकली डिसाइड होता है। अब ज्यादातर लोग जो आज की डेट में आते हैं, जो लोग शुरू करते हैं अपना 20s में, 25 एज है, 30th उनकी जो 30s चल रहे हैं, वहां पे सबसे प्राइमरी गोल जो मैंने देखा है लोगों का वो होता है वेल्थ क्रिएशन, कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एंड हम मतलब एक साथ लंबे टाइम में अमीर होना चाहते हैं। उसके लिए सिंपल सी बात है कि उसके लिए आप अपना मेजर पोर्शन जो है इक्विटी में रख सकते हो। उसमें उतार चढ़ाव रहेंगे, उसमें बाजार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, कुछ टाइम आपको नेगेटिव भी दिखेगा आपका जो पोर्टफोलियो है, लेकिन सिंस आपका व्यू 10 साल 15 साल 20 साल का है तो उस हिसाब से फिर आप अपना मेजर पोर्शन इक्विटी में रख सकते हो, ठीक है। ओके अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे काफी लोगों को ये लगता है कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो रिस्की होते हैं, क्या ये सच है? देखो बहुत हद तक तो सच है, ठीक है, बट क्या होता है कि जब भी हम मार्केट की बात करते हैं ना, फाइनेंशियल वर्ल्ड की पूरे की बात करते हैं, तो रिस्क जो है ना वो बेसिकली कभी भी अकेला नहीं आता है। रिस्क हमेशा रिवॉर्ड के साथ में आता है और दोनों चीज़ों को इकट्ठा देखा जाता है। हालांकि एक जो सेइंग है, बहुत मेजर सेइंग है, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा नहीं मानता हूँ, जो कि आपने भी शायद सुनी होगी कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, ठीक है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा किसी चीज़ में उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा। मैं इस चीज़ से बहुत हद तक मतलब सहमति नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जब हम दिमाग में सोच लेते हैं ना कि हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न, तो हम रिस्क वाला पार्ट तो भूल जाते हैं, हम हमेशा रिटर्न वाले पार्ट पे चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जैसे उनको पता चलता है ना कि रिस्क हाई है और रिटर्न भी हाई है, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, रिस्क तो देख ही लेंगे, रिटर्न हाई है ना, वो चीज़ मैटर करती है। वो ये नहीं सोचते कि हायर द रिस्क का मतलब कितना हाई। ऐसा तो नहीं कि मेरा जो 1 लाख रुपया लगाया हो 10,000 आ जाएगा, तो अब इतना हाई रिस्क भी आपको क्यों लेना है, ठीक है। तो कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना है और हमें ऑप्टिमम रिटर्न बनाना है। मतलब ये मेरी थ्योरी है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं और उसके बेस पे हम ऐसा रिटर्न बनाएं जो कि उस पर्टिकुलर रिस्क के हिसाब से बेस्ट अचीवेबल हो सकता था, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना कि स्मॉल कैप फंड्स रिस्की है, वो सही है, लेकिन फिर वही बात है कि किसके लिए। अब जो बंदा 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है शायद उसके लिए रिस्की नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम में वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे स्टॉक्स, लेकिन जो बंदा 2 साल के लिए कर रहा है उसके लिए वो चीज़ रिस्की हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मुझे वेल्थ क्रिएशन करनी है लॉन्ग टर्म में 15-20 साल के टाइम फ्रेम में, तो मेरे लिए कौन से फंड्स बढ़िया हो सकते हैं, मुझे सेफली करना है? अगर आप 15 से 20 साल का होराइजन लेकर चलते हो तो वहां पे भी अगेन थोड़ा सा मतलब मेजोरिटी से अलग मेरा व्यू है कि स्मॉल कैप फंड्स आपको जनरली बताया जाएगा कि बेस्ट फंड्स हैं अगर आप 15-20 साल का होराइजन ले रहे हो, लेकिन ये हिस्ट्री में डाटा के थ्रू भी प्रूवन है, आप जाकर इसको चीज़ को चेक भी कर सकते हो कि जो सबसे स्वीट स्पॉट एंड सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है वो मिड कैप होती है, ठीक है। स्मॉल कैप में क्या होता है कि स्मॉल कैप बहुत ही साइक्लिकल तरीके से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो छोटी कंपनीज हैं। उनमें क्या होता है, वो जब हवा होती है बाजार में, जब बाजार चल रहे होते हैं तो वहां पे वो कंपनीज ग्रो करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार जो है ना मिड कैप स्मॉल कैप को भी डिस्कस कर लेते हैं, होता क्या है? डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है स्टॉक्स को मार्केट में। सबसे पहला लार्ज कैप होता है। लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जो कि बड़ी कंपनीज हैं,
इसका जो बुक वाइज थ्योरेटिकल बेसिकली सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया है वो ये दिया हुआ है कि जो भी टॉप 100 कंपनीज हैं हमारे देश की, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, आप सिंपल समझो कि वैल्यू के बेस पे जितनी उनकी वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको मोटा मोटी कहा जाता है, तो टॉप 100 जो कंपनीज है वो लार्ज कैप है, ठीक है। लिस्टेड जो कंपनीज है, अनलिस्टेड की बात नहीं यहाँ पे होती, हमेशा लिस्टेड की बात होती, तो टॉप 100 हो गई लिस्टेड वाली। उसके बाद में 100 से लेकर 250th रैंक पे जो कंपनीज हैं वो मिड कैप टाइप कंपनीज होती हैं, और फिर 250 से आगे जो भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि कोई कंपनी आज 101th रैंक पे मान लो, वो कुछ दिन बाद शायद 99th पे आ जाएगी, 100 पे आ जाएगी, तो इस तरीके से चेंज होती रहती हैं चीजें, लेकिन ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ये होती है, ठीक है। अब जो कंपनी बेसिकली 250th नंबर से आगे है, मान लो वो 300th रैंक पे है अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, अब उसमें दो चीजें हैं, वो छोटी कंपनी है, उसमें पोटेंशियल जो है ग्रो करने का वो ज्यादा है, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रो करने का वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि आज अगर कोई कंपनी मान लीजिए 2000 करोड़ की है, उस 2000 करोड़ की कंपनी को 20,000 करोड़ जाना आसान है, मतलब 10 गुना होना आसान है, आसान मतलब ऑब्वियसली उनका एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी कंपनी की, लेकिन वो अचीवेबल लगता है। लेकिन आज HDFC बैंक जैसा बड़ा बैंक है, रिलायंस है, एशियन पेंट्स है, उन कंपनीज का 10 गुना 20 गुना होना टाइम लेता है, क्योंकि वो अपनी सेल्स को, अपने प्रॉफिट्स को उस मार्जिन पे ग्रो नहीं कर पाएंगे उतने तरीके से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है मार्केट को। बट डाउन साइड क्या है कि जब साइकिल अच्छे नहीं होते हैं, बाजार अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, इकोनॉमी थोड़ी वीक चल रही होती है, तो सबसे मेजर हिट इन्हीं कंपनीज को आता है जो छोटी वाली होती है, ठीक है। तो अगर हम 15-20 साल की बात करते हैं, वहां पे मिड कैप कैटेगरी ऐसी होती है, क्यों, उसका रीजन है, आप कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ा आपको समझ आएगा कि वो ऐसी कंपनीज हैं जो कि ना तो बहुत छोटे लेवल पे है अभी और ना ही बहुत बड़ी बनी है, वो मिड लेवल पे हैं, और वो जनरली ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने सभी फेजेस देखे होते हैं, उन्होंने 2-3 साइकिल देखे होते हैं, ग्रोथ का साइकिल भी देखा होता है, उसके बाद जो रिसेशन टाइप के थोड़े स्लो डाउन के साइकिल होते हैं वो भी उन्होंने देखे होते हैं। तो 15-20 साल के लिए ज्यादा पोर्शन हमें मिड कैप में रखना चाहिए, मतलब ये पर्सनल मेरा अपना मुझे लगता है ऐसा। फिर बाकी जो हमारे पोर्शन बचते हैं वो स्मॉल कैप, थोड़े से अलग अलग तरह के जो फंड्स होते हैं वहां पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब ये बताओ मुझे कि SIP कैसे काम करती है और ये लमसम इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट कैसे है? ठीक है, SIP बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब इसका देखो डायरेक्टली जो है ना म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर ना ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि SIP का मतलब तो म्यूचुअल फंड्स, SIP म्यूचुअल फंड्स अलग चीजें हैं दोनों। SIP तो सिर्फ एक टर्म है, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड में SIP करी हुई है, या फिर मैंने, आजकल तो लोग एप्लीकेशन का नेम ले लेते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर ऐप में सिप करी हुई है, उसमें करी हुई। सिप सिर्फ एक टर्म है, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप एक सिस्टम के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, वो सिस्टम हो सकता है कि आप हर दिन जो है वो 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सिस्टम ये हो सकता है कि आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक सिर्फ सिस्टम है। अब वो SIP आप अलग अलग जगह पे कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो, ठीक है, जो हमने भी बात करी, आप इवन स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो, ठीक है, आप किसी भी तरीके में SIP कर सकते हो। SIP सिर्फ एक टर्म है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब हम म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे SIP की, तो उसका सिंपल सा ये मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट सेलेक्ट करते हैं। अब वो अमाउंट कैसे सेलेक्ट करना है ये भी देखो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं आइडिया होता है तो वो सबसे पहले अमाउंट सेलेक्ट करने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमाउंट कितना रखें, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ये देके चलना है कि वो अमाउंट आपको SIP के लिए अपना चूज करना है जो कि आप इजीली हर महीने निकाल सकते हैं, जिससे आपके खर्चों पे कोई बोझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको अपने खर्चे बहुत कम करने पड़ रहे हैं, नेसेसरी जो खर्चे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप उससे ज्यादा अमाउंट निकाल सकते थे लेकिन आपने निकाला नहीं। वो अमाउंट निकालना है जो बड़े आराम से निकल जाए, लेकिन ना ही वो बहुत कम हो और ना ही वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे हमने बात करी थी अभी घर की, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे हम कैलकुलेशंस कर कर कितना हमारे पास टाइम है और कितना हम अभी लमसम कर रहे हैं या कितना हम रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी SIP कितनी होनी चाहिए। तो वो फिर हम क्या होता है डायरेक्टली बता देते हैं आपको कि आप इतनी SIP करो तो हम ये गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपका वैसा कोई गोल है ही नहीं, आपका सिर्फ ये गोल है कि मुझे हर महीने अलग से इन्वेस्टमेंट करनी है और वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो वहां पे जो डिसाइड करने का तरीका है वो यही है कि आप जितना मंथली आराम से निकाल सकते हो बिना सोचे बिना समझे, और उतना पैसा आपके अकाउंट में हर समय अवेलेबल होता ही है, वो आप SIP करो, ठीक है। तो SIP क्या होगा कि हर महीने वो आपकी खुद ब खुद जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे उस दिन डिडक्ट होती जाएगी,
और जो फंड आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर वो खुद ब खुद इन्वेस्ट होती जाएगी। लमसम से ये कैसे डिफरेंट है या इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बेसिकली ये है कि इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अच्छा फंड चूज करना है, वो आप खुद भी नॉलेज लेकर चूज कर सकते हो या फिर आप जो उस फील्ड में ऑलरेडी है जानता है उसको आप रीच आउट कर सकते हो। फंड आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, आप हर महीने एसआईपी करोगे। उसका बेनिफिट ये है कि चाहे बाजार ऊपर है चाहे नीचे है, आपकी हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। किसी महीने बाजार मान लीजिए नीचे आ गया, वो फंड आपका नीचे आ गया, आपकी एसआईपी जाएगी, आपकी लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपको ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि आपने एक हैबिट बना ली है कि मुझे हर महीने इस तारीख को इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी। उस दिन चाहे फिर ऊपर हो बाजार चाहे नीचे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरी ऑटोमेटिकली वो एसआईपी जाती रहेगी। ऑन द अदर हैंड जो हमारा लमसम है वो बेसिकली जहां पे आपने कर दिया, जिस दिन मान लो आपने लमसम पैसा डाला, उस दिन जो बाजार का लेवल था, उस दिन जो उस फंड का प्राइस था, आपको उस प्राइस पे वो मिल जाएगा। अब उसके बाद वो फंड अगर नीचे आना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, तो आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टे लॉसेस होंगे, क्योंकि वो आपने वन टाइम डाल दिया है। अब उसके बाद वन टाइम वो बढ़ेगा, उसके बाद उस लेवल के ऊपर जाएगा, तो आपको प्रॉफिट्स होने शुरू होंगे। अच्छा जो हमारा तरीका रहता है वो ये रहता है कि एसआईपी आप पहले शुरू करिए, जो कि हर किसी को करनी चाहिए। उसके बाद जब जब बाजार में गिरावटें आए तो आप एडिशनल लमसम डालते रहिए, क्योंकि लोअर लेवल पे बाजार आया होगा, आप लमसम पैसा डालोगे तो आपकी जो है आपको ज्यादा क्वांटिटी उस चीज की मिल जाएगी, जो कि लेटर ऑन बाद में फिर ग्रो करेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मान लो मेरे पास मुझे बोनस मिला है, कहीं से मेरे पे एक्स्ट्रा कैश आ गया, लमसम अमाउंट, तो मैं उसको एक साथ अभी के लिए इन्वेस्ट कर दूं या सिर्फ उसकी भी मैं एसआईपी चालू कर दूं? कैसे करूं मैं उसको इन्वेस्ट? उसमें देखिए क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल कॉमन मैन के लिए बात करें, जो कि ना तो किसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, खुद इन्वेस्ट कर रहा है और उसको कोई ज्यादा समझ नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए तो देखो क्या होता है, उसके लिए लोग जनरली क्या देते हैं कि आप जाओ मतलब डाल दो, जब भी आपका लमसम आया डाल दो आप। लेकिन उससे क्या होता है, उससे आपके रिटर्न्स बड़े हैम्पर होते हैं, क्योंकि अब पैसा आपके पास जो आ रहा है वो मार्केट को देख के तो आ नहीं रहा है। मान लीजिए जब आपके पास पैसा आया, उस दिन बाजार जो है बिल्कुल हाइट्स पे थे और आपने उस दिन लमसम कर दिया। अब जो चीज आपको 100 रुपए में मिल सकती थी वो आपने 120 में खरीद ली। लॉन्गर टर्म में देखोगे तो शायद कोई बहुत मेजर डिफरेंस आपको ना दिखे, ठीक है, मतलब आपको, क्योंकि आपको वो डिफरेंस कोई दिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो फिर कोई कैलकुलेट नहीं करेगा ना पीछे जाकर के आपने इस समय किया होता तो देखो ये हो जाता वो हो जाता, तो इसलिए शायद आपको पता ना चले। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा वेट करके सही से उसको करते हो लमसम को, तो वो बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा। लेकिन उसके लिए देखो तरीका क्या है, उसके लिए फिर तरीका ये है कि आपको एक तो समझ होनी पड़ेगी मार्केट की, कि बाजार कब ऊपर है कब नीचे है, कौन सी सही जगह है लमसम करने के लिए। या फिर दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप उसको इक्विटी में मत डालो, जब भी आपका बोनस आया कुछ भी आया आप उसको डेट फंड में डालो, ठीक है। अब डेट फंड में क्या होगा कि वो आपका एक फिक्स्ड रिटर्न कमा के देगा आपको, ठीक है, 7% 8% जो भी है उसका आपको मिलेगा। आप उस डेट फंड में से एक नई चीज शुरू कर दो, दैट इज एसटीपी। अभी तक हम बात कर रहे हैं एसआईपी की, जिसमें क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने सिस्टमैटिक तरीके से। एसटीपी में बेसिकली क्या होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। उसमें उस पर्टिकुलर डेट फंड से हर महीने पैसा ट्रांसफर होकर इक्विटी में जाएगा, जो भी फंड आप चूज करो। अच्छा, तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिला कि जो आपका बोनस आया था उसको आपने अपने अकाउंट में नहीं रखा, अकाउंट में रखते तो वैसे वो 3-4% कमाता, हार्डली खत्म भी हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा वो तो। आपने उसको डेट में डाल दिया, वो कुछ ना कुछ कमा रहा है। दूसरा, आपने वो रिस्क नहीं लिया कि भाई पता नहीं मेरा बिल्कुल टॉप पे पैसा ना लग जाए या गलत जगह पे ना लग जाए, तो आपने उसमें से हर महीने उसको निकालना शुरू कर दिया। अगर आपके पास किसी ऐसे इंसान की समझ है जो कि आपको गाइड कर सकता है कि कहाँ पे लमसम करना है, तो फिर तो आप डायरेक्टली उस इंसान से पूछो, या फिर आप अपनी उतनी समझ गैदर करो, तो फिर सही जगह पे आप लमसम करो। अदरवाइज ज्यादा बेटर तरीका ये डेट वाला होता है, मतलब जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो लमसम पैसा आ रहा है वो बाजार को देख के नहीं आ रहा ना। बाजार अब बिल्कुल टॉप पे खड़ा होगा, मैंने लमसम डाल दिया तो ठीक है, वो 1 साल 2 साल बाद शायद फिर ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन वो 1 साल जो मैंने रिटर्न मिस आउट किया वो तो कर दिया ना। जैसे इसकी बिल्कुल सबसे अच्छी एग्जांपल है कि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, अक्टूबर 2024 से लेकर आज दिसंबर आ गया 25 का, पिछले 1 साल में अगर आपने अपने सारे पैसे की एफडी भी करवा दी होती तो भी आज आप सारी दुनिया से अच्छे, ठीक है, करेक्ट। लेकिन अब सोचो उसी टाइम पे अक्टूबर में किसी ने अगर लमसम डाल दिया होता तो वो आज भी नेगेटिव में खड़ा है। ऐसा नहीं कि शायद सारी उम्र नेगेटिव खड़ा रहेगा, लेकिन वो जो 1 साल का 7-8% था वो तो आपने गवा दिया ना। तो अगर समझ है तो फिर ये चीज सोचो, अदरवाइज तो जहां मर्जी डाल दो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट।
तो अक्षत भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या रिटर्न की गारंटी ले सकता है? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को ऐसा देखा है जो लाइक मंथली हाई रिटर्न की गारंटी देते हैं। गारंटी नहीं, मत बोलते हैं कि हाँ इसमें तुम्हें हाई रिटर्न्स मिलेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, किसी की इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का नहीं पता होता कि हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे, जिसपे कि हमें सबसे ज़्यादा एक फेथ है, हमने रिसर्च करके सब कुछ करके अपना पैसा डाला हुआ है, हमें उस पर भी नहीं पता होता कि ये क्या बनाएगा। तो किसी के पैसे पे अगर हम बोल दें कि हाँ ये तो रिटर्न हम आपको जनरेट करके देंगे ही, तो वो बड़ी गलत चीज़ होती है और वो सही लोग तो करते नहीं है, करना नहीं चाहिए। तो इसलिए गारंटी आपको कहीं से नहीं मिल सकती जब आप मार्केट की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपका नाम मार्केट का आ गया, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट का आ गया, तो जो इंसान भी आपको गारंटीड बोल रहा है कि ये गारंटीड होगा और ये गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, दैट मीन्स या तो वो इस समय बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है या उसने अभी साइकिल्स देखे नहीं है, ठीक है। तो गारंटीड रिटर्न्स कहीं पे भी नहीं होते हैं। ये चीज़ हम जरूर कह सकते हैं कि जब हम लंबे टाइम की बात करते हैं तो वो एवरेज आउट करके उतने रिटर्न्स आ जाते हैं। बट मेरा फिर भी देखो क्या होता है ना, मैं हमेशा लोगों को एडुकेट करने की और सही तरीके से काम करने की सलाह देता हूँ, और उसका ये तरीका है मेरे हिसाब से कि आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, चलो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जब वो चीज़ें एक बार फिर साइड पे रख दो, म्यूचुअल फंड की स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं ना, आपको रिटर्न्स का सोचना ही नहीं चाहिए। मतलब माइंड सेट ही नहीं होना चाहिए आपका कि मेरे रिटर्न्स बनेंगे। आपको अपनी एक हैबिट होनी चाहिए सिर्फ सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की। ये सोच कर आओ कि मेरी साइड बाय साइड सेविंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। अदरवाइज आप 4 साल 5 साल भी जॉब कर लो, आपका कुछ नहीं पैसा बचेगा। आप बिजनेस भी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं घर पे बचेगा। मतलब सारा पैसा आपका बिजनेस में जाता जाएगा, वो एक साइकिल चलता जाएगा, कैश फ्लो आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आप शायद 5 साल बाद भी जब जाके देखोगे तो आपके पास कुछ बचा नहीं होगा सेविंग्स के लिए। तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका वो हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपकी ग्रोथ हो जाए वो तो अलग है, उसको तो बोनस मानो। लॉन्गर टर्म में ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि 15%, 18%, 20% का सीजीआर आपका मिल गया, पर उसको सोचो मत, क्योंकि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन लेकर आओगे तो फिर वही है कि 1 साल रिटर्न नहीं आएगा, सोचोगे ये तो खराब है, ये तो वर्क नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर भी एज अ इन्वेस्टर अगर मैं 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या रीजनेबल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रिटर्न्स को, कितना? देखिए, इसका सिंपल सा जो बुक वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाकी तो वही है कि अब 10 साल में बाजार कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा वो समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसमें फिर वही बहुत सारे फैक्टर प्ले आउट करते हैं, ठीक है। आपने बीच में विड्रॉल करवा लिया, आपको कोई जरूरत पड़ गई, वो सब चीजें मैटर करती हैं। तो इसलिए वो जो एक्सेल के रिटर्न्स होते हैं या जो एप्लीकेशन पे रिटर्न्स आपको दिखते हैं ना, एक्चुअल रिटर्न्स आपके उससे बड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल तरीका है ना, वो देखो आप ये होता है जो कि आपको बड़े आराम से मिल सकता है। वो मोटा मोटी क्या होता है कि जो आपके लॉन्ग टर्म में देश की जीडीपी चल रही है, ठीक है, मान लो आपकी जीडीपी 7-8% से ग्रो कर रही है, एक आपका वो रिटर्न हो गया। उसके ऊपर आप ऐड ऑन कर दो आपका इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी तो चलो वैसे बहुत कम हो गया, बट जनरली हमारे देश में 4-5%, 6% तक का इन्फ्लेशन चलता है। 8% का हमारा जीडीपी है, 6% का हमारा जो इन्फ्लेशन चल रहा है 14% हो गया। उसके ऊपर एडिशनल आप 3 से 4% का रिटर्न डाल लो। लॉन्गर टर्म में अगर आप वो रिटर्न अचीव कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। इसका मतलब तो लगभग 18% हो गया अगर आपकी ये ग्रोथ रह रही है। मतलब हमारी देश भी ग्रो कर रहा है इस तरीके से और इन्फ्लेशन भी ग्रो कर रही है। उसका रीजन सिंपल सा क्या है कि अगर 8% से जीडीपी ग्रो कर रही है, दैट मींस ऑन एन एवरेज हमारी कंपनीज उससे ज्यादा मार्जिन से ग्रो कर रही है। तो अब कंपनीज ग्रो कर रही है तो इवेंचुअली स्टॉक प्राइस में वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। आज नहीं होंगी, 3 साल बाद होंगी, 4 साल बाद होंगी। 6% 7% की इन्फ्लेशन चल रही है, वो भी आपकी उस रिटर्न में ऐड हो गई। बाकी जो आपने 2-3%, 4% अपनी अच्छी नॉलेज लेकर या सही तरीके से लमसम जगह पे करके कुछ करके वो कमा लिया, तो वो आपका एट द एंड उसका रिटर्न बन जाता है। और बाकी तो मार्केट इससे ज्यादा आपको फिर दे देती है। मार्केट भी उस हिसाब से चलती है ना, वो फ्यूचर को प्राइस इन करके चलती रहती है। तो लॉन्गर टर्म में आपका वो रिटर्न बन जाता है। लेकिन अब उसमें वही बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई, आपने विड्रॉल कर लिया, आपने बीच में लमसम डाला या नहीं डाला, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल बंदे को म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक्सपेंस रेशियो हो गया या और टेक्निकल चीज़ें? सबसे पहले तो जो एक है, जैसे मैंने बताया, वो गोल वाला फैक्टर है। सबसे पहला वो अपने गोल के हिसाब से फंड चूज करना है। हम भी बहुत सारे लोगों के भी पोर्टफोलियो जब रिव्यू करते हैं तो वही बात होती है कि जो फंड पिछले 1 साल में 2 साल में अच्छा चल रहा था वो सबने भरा होता है। उसी के बेस पे बस लोग फंड भरते रहते हैं, अपने गोल्स को ध्यान नहीं रखते। सबसे पहले गोल देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को कौन सी कैटेगरी का फंड लेना है। उस कैटेगरी में जाओ, फिल्टर लगाओ, सब उस कैटेगरी के फंड्स अपने सामने आ जाएंगे आपके।
उसके बाद अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो मेन चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो आपके एक्सपेंस रेशो वगैरह है, एक्सपेंस रेशो देखिए, कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशो है उसके अराउंड हो या उससे कम हो तो चलेगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इररेलेवेंट होती जा रही है एक्सपेंस रेशो। आज से शायद 6 साल 7 साल पहले मैटर करती थी, आज उतना मैटर नहीं करती है। रीज़न मेरे हिसाब से है कॉम्पिटिशन। धीरे धीरे एक्सपेंस रेशो जो है वो ऑलमोस्ट हर फंड के आसपास आती जा रही है, क्योंकि भाई ये कि 6 साल 7 साल में सब लोगों को पट्टी बढ़ा दी गई है कि ये चीज़ें देखनी होती हैं, तो एट द एंड वो भी एक बिजनेस ही कर रही हैं। तो एक्सपेंस रेशो जो है वो आप एक चीज़ देख सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे मैंने कहा कॉम्पिटिशन हो गया तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको फिर भी दिखेंगी। बट सेकंड चीज़ जो आपको एक देखनी चाहिए वो है एग्जिट लोड। ओके, एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि हर म्यूचुअल फंड का ना एक मतलब लिमिट होते हैं कि हाँ, अगर आप इतने पैसे टाइम से पहले जो वो इसमें विड्रॉल करते हो, रिडम्पशन करते हो, तो वो जनरली एक जो वो चार्ज करते हैं, जो कि जब आप रिडीम करने जाओगे उस समय आपको दिखाया जाएगा कि हाँ, ये इतना चार्ज आपके टोटल पैसे में लगेगा अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले करते हो तो वो आपको एक देख लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पहले आप इन्वेस्ट कर लो, बाद में आप रिडम्पशन करने जाओ तो वो एक आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए, ठीक है। तो इसलिए वो पहले से आपको पता हो कि हाँ, इससे पहले अगर मैं इसमें विड्रॉल करवाऊंगा तो मेरे को चार्जेस फिर देने पड़ेंगे, तो फिर आप उसको अपने गोल के हिसाब से अलाइन कर सकते हो। जनरली 1 साल होता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में कि 1 साल से पहले अगर आप रिडम्पशन करते हो तो आपको उसके ऊपर जब वो 1% की फीस या 2% की फीस उसके ऊपर लगेगी। तो वो चीज़ आप देख सकते हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ, कौन सा फंड है जिसके ऊपर मेरे को पहले नहीं जाना है। बाकी जो रिटर्न्स, फंड मैनेजर कौन है, वो एक बात की बातें हैं, पहले ये चीज़ एक बार देख लो, ठीक है, कि अगर यही चीज़ आपके गोल के साथ अलाइन नहीं कर रही तो फिर आप पहले ही उस फंड को हटा दो। उसके बाद अगर हम रिटर्न वाले उस पर चलें तो रिटर्न में देखो, पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिटर्न जो है फंड नहीं लेना चाहिए, और वो चीज़ सही भी है, लेकिन फिर एक बात वही आती है कि फिर इसके बाद बचता क्या है। करेक्ट। अगर हम फंड की परफॉर्मेंस के बेस पे ना फंड को चूज करें तो फिर किसके बेस पे करें? क्योंकि हर इंसान के पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो उसकी होल्डिंग में जाकर देख सके कि कौन से स्टॉक्स इनके पास हैं, किस तरह की कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जाकर चेक करें। हर किसी के पास उतना टाइम नहीं है, तो आ जाकर इंसान वही देखता है। लेकिन उसमें सिर्फ आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि रिटर्न्स के अंदर भी ना अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे एक तो आपका आ गया सीधा एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते हैं, ठीक है, CAGR रिटर्न्स होते हैं, XIRR होता है, बट उसमें भी आपको जो सबसे अच्छा रिटर्न आपको देखना चाहिए वो रोलिंग रिटर्न्स होते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि जनरली एप्लीकेशंस जो होती हैं वो सिर्फ आपको CAGR रिटर्न्स दिखाती हैं, या कुछ एप्लीकेशंस तो एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाती हैं। ओके, कि पिछले 3 साल में इस फंड ने जो 100% का रिटर्न दिया है, वो बेसिकली पूरे 3 साल का होता है, एवरेज नहीं बताती है, एवरेज नहीं बताती। ठीक है, तो सबसे पहला मैट्रिक तो CAGR है कि आप ये देखो कि हर साल एवरेज क्या आया है, बट उससे भी बेटर मैट्रिक जो वो रोलिंग रिटर्न्स है। क्या होता है? अब रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं जैसे मान लो 5 साल की, ठीक है, अगर आप किसी फंड का 5 साल का रिटर्न देख रहे हो, CAGR रिटर्न देख रहे हो, तो हो सकता है वो आपको दिख रहा हो 30%, तो आपको लगेगा कि पिछले 5 साल में इसने हर साल मेरा पैसा 30% से ग्रो किया है। लेकिन वो बेसिकली जो है ना, वो जिस डेट को आप देख रहे हो उस डेट से 5 साल काउंट कर रहा है। ओके, ठीक है, अब आप जिस डेट को देख रहे हो और 5 साल पहले वो जो डेट थी, क्या पता उस पर्टिकुलर डेट पे बाजार बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, मान लो उस दिन बाजार में क्रैश हुआ था, 5-10% बाजार नीचे था, और उस दिन के हिसाब से वो 30% दिखा रहा है। ठीक है, वो ये दिखा रहा है कि अगर आपने 5 साल पहले इसी डेट को इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका 30% का CAGR होता। अब अगर आप कल जाकर देखोगे उसमें, तो फिर नेक्स्ट डेट से दिखाएगा, तो अब उस दिन मान लो बाजार बढ़ा हुआ था तो ऑटोमेटिकली CAGR चेंज हो जाएगा, वो 30 वाला जो है ऑटोमेटिकली 28 पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा, क्योंकि आप एक दिन लेट हो गए इन्वेस्ट करने में, आपने उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं किया जिस दिन क्रैश हुआ था बाजार। तो इसलिए जो CAGR रिटर्न होता है ना, वो कई बार मिसलीडिंग हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसकी, कोविड की अगर हम बात करें, अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि 22 या 23 मार्च के आसपास हमने एक लो लगाया निफ्टी में, ठीक है, उस दिन बाजार काफी गिरा हुआ था, बट 23 या उसके बाद नेक्स्ट डे बाजार एकदम से ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट 6-7% की बाजार में रिकवरी दिखाई। अब जिस इंसान ने 23 को पैसा लगाया और जिसने उससे अगले दिन पैसा लगाया, दोनों के रिटर्न्स में बहुत डिफरेंस आएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक ने लगाया बिल्कुल बॉटम पे, एक ने लगाया 5-6-7% की रिकवरी होने के बाद में। तो CAGR में जब आप देखोगे तो वहां पे ये चीज आएगी नहीं, क्योंकि वहां पे तो वो आपको उस डेट से कैलकुलेट करके बता देगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा रिटर्न अच्छा बन रहा है। लेकिन रोलिंग रिटर्न्स में क्या होता है कि जितने टाइम तक आप रोलिंग रिटर्न देख रहे हो, मान लो आप पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न देख रहे हो, तो वो आपके सामने हर एक चीज को प्रेजेंट करता है
वो ये प्रेजेंट करता है कि अगर आपने खराब से खराब टाइम पे भी पैसा लगाया होता तो आपका रिटर्न क्या बनता, आपने एवरेज टाइम पे पैसा लगाया होता तो भी क्या रिटर्न बनता, और अगर आपने अच्छे से अच्छे टाइम पे पैसा लगाया होता, मतलब जब जब बाजार गिरा हुआ था तो भी आपने पैसा लगाया होता, तो आपका इस फंड में क्या रिटर्न बनता। ओके। तो वो बेसिकली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को इकट्ठा कर फिर आपका रिटर्न काउंट करवाता है। इससे उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि कितना रिटर्न बनना है जो सिर्फ डिप्स पे पैसा लगा। हाँ बिल्कुल, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम मैं इस रिटर्न में क्या पैसा बना सकता था अगर मैंने डिप्स पे पैसा लगाया होता, अच्छी जगह पे पैसा लगाया होता। तो रोलिंग रिटर्न जब भी आप देखोगे वहां पे 3 वैल्यूज हमेशा आपको दिखेंगी। बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो भी रोलिंग रिटर्न्स दिखाती नहीं है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे जाकर डायरेक्टली, वहां से आपको डाटा मिलेगा। वहां पे हमेशा 3 वैल्यूज आपके पास होंगी। सबसे पहला होगा मिनिमम रिटर्न्स। जब भी आप रोलिंग रिटर्न देखो वहां पे एक मिनिमम कैटेगरी होगी, एक होगा मीडियन और एक होगा मैक्सिमम रिटर्न। तो वो तीनों आपको यही बता रहे हैं कि इस फंड में मिनिमम से मिनिमम आपका क्या रिटर्न बनता है वर्स्ट केस में, अगर आपने गलत जगह पे किया होता। ओके। तो अब आप सोचो अगर किसी फंड का मिनिमम रिटर्न ही जो है वो 20% आ रहा है, ठीक है, और मीडियन उसका रिटर्न आ रहा है 24% का और मैक्सिमम आ रहा है 30% का, तो दैट मीन्स वो फंड एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है रेगुलरली। उसने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आपको वो रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम आप जो है 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखो। जो फंड्स पुराने हैं उनका आपको 10 साल का 7 साल का रोलिंग रिटर्न भी दिख जाएगा, तो वो देखो। उसके बेस पे फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये रिटर्न कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। कोई एक ऐसा फंड हो सकता है जो कि किसी पर्टिकुलर 1 साल में 2 साल में चल गया, अब उसके बाद आपने उसमें पैसा लगा दिया, लेकिन वो फंड वही है कि रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से अच्छा नहीं था, वो लगातार परफॉर्म नहीं करने वाला था, तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है। उसके बाद फिर देखो जो बाकी फंड मैनेजर ये सब चीजें बचती हैं, वो कॉमन मैन के लिए इतना मैटर करती नहीं, वो देखकर आपको कुछ नहीं फर्क होने वाला है। मेन हैबिट बनाओ, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते जाओ, रेगुलरली लमसम डालते जाओ, गोल्स आपके अचीव हो जाएंगे। 1% ऊपर 1% नीचे मैटर नहीं करता इतना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या वो ऐसे फंड्स को पुश करते हैं जिनमें उनको कमीशन ज्यादा मिलता है? प्लेटफॉर्म्स तो नहीं करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो पुश करते हैं वो करते हैं ऐसे रिटर्न्स को जो कि पास्ट में अच्छा परफॉर्म करें। और ये मैं मतलब बहुत बार इस चीज के बारे में बोलता रहता हूँ। कभी मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे कि मेरी आवाज अच्छे से सुनी जाएगी, जहाँ पे सेबी तक मेरी बात शायद पहुंचे या एमपी तक मेरी बात पहुंचे, तो मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन है वो इन लोगों पे लगना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स पे। कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख लो, कोई भी ब्रोकर है, हमेशा वो आपको पॉपुलर फंड्स की कैटेगरी दिखाएगा सबसे ऊपर, और वो पॉपुलर फंड्स वो होते हैं जिन्होंने पिछले 3 साल 5 साल में अच्छा परफॉर्म किया होता है, और वहां पे हमेशा आपको रिटर्न्स दिखेंगे 25%, 30%। जब हाँ 45-50% बुल मार्केट होते हैं वहां पे तो 50%, 60% के रिटर्न भी आपको दिखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से मिस सेलिंग शुरू हो जाती है। जिस इंसान को नहीं नॉलेज है उतनी, वो सोचता है कि अच्छा ये फंड में 40% 50% का रिटर्न मिला है और पॉपुलर भी है, तो ठीक है इसी में डाल देते हैं सीधा। तो वहां पे जो प्लेटफॉर्म्स है वो थोड़ी सी मिस सेलिंग इस तरीके से करते हैं। उन्होंने बेसिकली क्या है, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को काइंड ऑफ एक मतलब सब्जी मंडी टाइप बना दिया कि आप आ रहे हो और आपको वो ऐसी सब्जियां दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल देखने में बड़ी फ्रेश है, सब कुछ है, ठीक है। अंदर जो फंड्स -10% -5% है वो आपको कभी नहीं दिखाए जाएंगे। और अब तो इतनी चिराग हो गई है एप्लीकेशंस, पिछले 1 साल से जैसे बाजार गिर रहा है ना, ये चीज मैंने नोटिस करी है कि 2024 अक्टूबर में या सितंबर में जो भी एप्लीकेशंस रिटर्न्स दिखा रही थी वो पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स दिखा रही थी, क्योंकि 2023 से लेकर 2024 तक बाजार बहुत अच्छा चला था। तो 1 साल में भी जो एवरेज फंड के रिटर्न्स थे वो 40% 50% थे। तो वहां पे वो पॉपुलर फंड्स में दिखाते थे और साथ में ऊपर लिखा होता था 1 ईयर रिटर्न्स। अब जैसे पिछले 1 साल से बाजार गिर रहा है, तो अब अगर वो 1 ईयर का रिटर्न दिखाएंगी तो -5 -3 या फ्लैट होगा। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 3 साल के रिटर्न दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि 3 साल के पैरामीटर पे देखोगे तो वो रिटर्न फिर भी 25-30% आ जाते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मान लो अगले 1 साल भी बाजार नहीं चला तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये 5 साल के रिटर्न दिखाएंगे आपको। 5 साल तो उनका तो देखो काम है कि वो इस तरीके से मिस सेलिंग करते हैं। बात रही डिस्ट्रीब्यूटर की, तो वहां पे तो देखो बहुत भयंकर लेवल से ऐसी चीजें सेल करी जाती हैं लोगों को, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज्यादा कमीशन बने, और वो भैया की गोल्स के बेस पे लोग नहीं करते हैं वो चीजें। तो वहां पे भी एक आपका फर्ज बनता है एज अ इन्वेस्टर कि आप सही डिस्ट्रीब्यूटर को चूज करो, सही इंसान को चूज करो जो कि एटलीस्ट मिस सेलिंग आपको नहीं कर रहा है और अपने फायदे के लिए चीजें नहीं कर रहा है। उसके लिए भैया कि उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। बाकी तो देखो होती डेफिनेटली ये चीजें दोनों जगह पे होती हैं, दोनों एंड्स पे होती हैं।
तो आप कैसे लोगों की हेल्प करते हो, आपकी क्या सर्विसेज है वो आप थोड़ा बताओ। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा गोल प्लानिंग का प्रोसेस रहता है। कोई भी अगर हमारे पास आता है कि उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है या ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो हम हमेशा पहले गोल प्लानिंग डिस्कस करते हैं उनके साथ में, उनकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग जब ये चीज़ मैं बोलता हूँ उनको कि ये सब बताओ, तो उनके लिए बड़ी नई चीज़ होती है, क्योंकि आज से पहले जहाँ पे भी वो चीज़ें कर रहे थे, चाहे खुद से कर रहे थे या फिर किसी के थ्रू करवा रहे थे, तो ये चीज़ें कभी उन्होंने पूछी नहीं। ठीक है, ना खुद से पूछी और ना ही उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनसे पूछी। तो उनके लिए बड़ा एक नया सा एक्सपीरियंस होता है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है जानना। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये रहता है ताकि हम भी जान सके कि ये क्लाइंट जो है वो किस तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन रखता है, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इनके गोल्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम पूरा उनका प्लानिंग करते हैं और गोल्स के हिसाब से फंड सिलेक्शन और सारा कुछ करते हैं। और उसके बाद की जो आफ्टर सर्विसेज में फिर वही होता है कि टाइम टू टाइम कब लमसम करना है, कब जो वो अपनी एसआईपीज को और ज़्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके अलावा एक जो एडिशनल चीज़ है जो कि मैं पर्सनली अभी कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ये इंडस्ट्री में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ये चीज़ करते हैं, लेकिन मैंने जब से ये काम शुरू किया है, मैंने पहले दिन से ही हमेशा इसको पब्लिकली बोला है कि जब भी मुझे कभी फ्यूचर में जाकर, चाहे 3 साल 4 साल 5 साल, कभी भी मेरे को कभी भी ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर फंड या ये पर्टिकुलर जो चीज़ थी, जो एसेट क्लास थी, इसका काम खत्म हो गया है, अब हमें इसमें इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मैं वहां से आपका पैसा सेफ जगह पे स्विच कराऊंगा। मान लो मुझे ऐसा लग गया कि अब बाजार 2 साल गिरने वाला है, ठीक है, मेरी टेक्निकल नॉलेज जो भी मैं चार्ट देखता हूँ उसके बेस पे मुझे लग गया कि अगले 1-2 साल बाजार में रिटर्न्स नहीं बनने वाले, तो वहां पे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको गाइड करूँ। मैं सिर्फ आपको ये ना बोलूँ कि कोई बात नहीं, करते रहो जी, एसआईपी करते रहो, डालते रहो पैसा, 3 साल 4 साल बाद तो ऊपर आ जाएगा। वहां पे मैं आपको स्विच कराऊं, एटलीस्ट जितना हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारा पोर्टफोलियो स्विच करवा दूं मैं आपका, डेट में डलवा दूं, लेकिन जितना मैं डलवा सकता हूं, ताकि आपके गोल्स भी ना हैम्पर हों और आपके रिटर्न्स भी ना हैम्पर हों। अब ज्यादातर लोग या डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चीज क्यों नहीं करते हैं, अगेन कमीशन का पार्ट है। ठीक है, तो मैंने वो चीज पहले दिन से ही पब्लिकली ट्रांसपेरेंट रखी है कि मैं वो चीज नहीं करूंगा। मेरे को किसी भी दिन अपने सभी क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो इक्विटी टू डेट शिफ्ट करवाना पड़ेगा, तो मैं वो चीज करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। बाकी अगेन इसके लिए जो सारा डिटेल्स होती हैं वो सब जो लोग रीच आउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपफ्रंट इसके कोई चार्जेस नहीं रहते हैं अमन भाई, इसके कोई भी अपफ्रंट होते नहीं है। सिंस हमारा ब्रोकर्स के साथ टाई अप होता है, एएमसीज के साथ टाई अप होता है, तो हमारा पेमेंट वहीं से हमें आता है। ठीक है, ओके, तो मतलब आप कोई चार्जेस नहीं लोगे किसी भी कस्टमर से जो आपके पास जो है सर्विस? डायरेक्ट चार्जेस हमारे कोई भी नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा टाई अप ब्रोकर्स के साथ में होता है। बस वही होता है कि अकाउंट ओपनिंग हमारे अंडर होती है जो भी क्लाइंट आता है, ताकि हम उसको बाद में भी ट्रैक कर सकें, और अपफ्रंट उनके कोई चार्जेस नहीं रहते हैं। तो अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो कैसे करें? हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो मुझे। ठीक है, उसके अलावा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर मैं डाल दूंगा, और आपके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सब जगह पे मैं हूँ, सब जगह पे सोशल प्रेजेंस है, तो वहाँ पे आप कहीं पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो। बाकी मेरा ऐसे फॉर्म है एक म्यूचुअल फंड्स का जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो फॉर्म फिल कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम रीच आउट उनको कर लेते हैं, तो वो फॉर्म भी हम शेयर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको भी इंटरेस्ट है वो आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अच्छा अक्षत भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने अभी गोल की बात की थी, गोल होना ज़रूरी है अगर मुझे लॉन्ग टर्म में सिर्फ वेल्थ क्रिएशन करना है? अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आपका गोल है तो फिर दूसरे गोल्स इतने मैटर नहीं करते, लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन का गोल होता है ना, वहां पे देखो क्या आता है, वहां पे ना आपको जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल सपोर्ट है ना, वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है कि किसी ऐसे इंसान का, कि जो आपको टाइम टाइम बता सके कि कोई बात नहीं, बाजार अगर नीचे भी आया है, 6 महीने 1 साल नीचे भी रहता है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कोई क्लियर गोल नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि मुझे किस अमाउंट पे पहुंचना है, आप तो सिर्फ हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे वो साइकोलॉजिकल एक थोड़ा सा होता है। तो अगर मुझे जल्द से जल्द 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करना है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? स्ट्रेटजी देखो, इसके लिए ये है कि एसआईपी जो आप कर रहे हो वो तो करते रहिए, जो आप लमसम साथ में बीच बीच में डाल सकते हो वो डालिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे भी ना एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि अगर मैं आपको आज ये सपना दिखा दूं कि आप 2000 या 5000 रुपये भी एसआईपी शुरू करो और आप 20 साल 25 साल बाद जो आपका करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हो जाएगा, मुझे अगेन लगता है कि उस चीज़ की कोई सेंस नहीं है। क्योंकि 20 साल बाद 25 साल बाद अगर करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो होगा भी किसी का, तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ होगी। जैसे आज अगर किसी का 1 लाख का पोर्टफोलियो, तो हम उसको बहुत नॉर्मल मानते हैं कि ठीक है 1 लाख का पोर्टफोलियो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। सेम 20 साल बाद शायद 1 CR का पोर्टफोलियो होगा। जब भी किसी का 1 CR का पोर्टफोलियो आप 20 साल बाद देखोगे तो आपको लगेगा नॉर्मल है। तो सबसे पहला तो ये कि 1 CR का नंबर आज मत सोचो,
आज अगर आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में लेके चलते हो, आप 20s में हो, अपने 30s में हो, नंबर लेके चलो कम से कम 10 करोड़ का, ठीक है, वहां पे पहुंचना है। क्यों अपने आप को 1 करोड़ पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हो? ठीक है, यूट्यूब पे भी जो वीडियोस बनती हैं, रील्स में भी हमेशा 1 CR दिखाया जाता है। 1 CR क्या है? आज मैटर करता है ना, 10 साल बाद करेगा, 15 साल बाद करेगा, नहीं पता। तो इसलिए एम अपना 10 करोड़ का मिनिमम रखो कि वहां पे पहुंचना है। उसके लिए देखो, अब अगर आपकी आज इनकम उस लेवल की नहीं है कि आप उस पर जल्दी पहुंच सकते हो, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप अपना ये SIP और ये सब चीजें तो दूर रखो, अपनी इनकम को ग्रो करने पे फोकस करो। ठीक है, मेरे पास देखो ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनकी SIP आज महीने की 1000 2000 है, एंड हम उनको भी सिमिलरली ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनकी मंथली SIP 1 लाख रुपीज की है। अब डेफिनेटली वो जो 1 लाख रुपीज वाली क्लाइंट है वो 1 CR पे जल्दी पहुंचेंगे, और उनके लिए 1 CR का नंबर शायद उतना बड़ा हो भी ना। लेकिन अब ये जो 1000 वाली SIP का क्लाइंट है, अगर ये उस 1000 पे ही टिका रहेगा तो ये वो नंबर पे शायद कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 साल बाद पहुंच जाएगा, कभी भी नहीं पहुंचेगा शायद, क्योंकि बीच में ऐसे खर्चे सब कुछ आ जाएगा, वो छोड़ देगा सब कुछ। इस 1000 वाले को ये सोचना चाहिए कि आज मेरी 1000 की SIP है, क्या ये 1 साल बाद 2000 3000 की हो सकती है? मैं अपनी इनकम कैसे ग्रो कर सकता हूँ कि मैं इसको 3000 करूँ, मैं उसके बाद फिर 5000 10,000 मैं कैसे करूँ? तो SIP आपकी चल रही है, वो बहुत सही है, उसको चलाइए। लेकिन अगर आपको 1 CR 2 CR 5 CR 10 CR पे जल्दी पहुंचना है तो अपनी इनकम पे फोकस करिए, क्योंकि एट द एंड चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, ये सब जो है वो कैपिटल मार्केट के अंडर आते हैं। कैपिटल मार्केट का सिंपल सा मतलब है कि पैसा, तो जितना पैसा ज्यादा है उतना ऑब्वियसली आपको उस तरीके से रिटर्न्स मिलेंगे और उतना वो जल्दी ग्रो करेगा। तो अपनी इनकम पे साथ साथ में फोकस करिए। मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे लोग सिर्फ SIP सोचते रहते हैं कि बस SIP कर रहे हैं, उससे अमीर हो जाएंगे। होगे, बिल्कुल होगे, टाइम लगेगा, लेकिन आप अपने आप को 10,000 रुपए की SIP लेके जाके क्यों कंफर्ट जोन में लेके जाते हो? लोग 10,000 15,000 20,000 की SIP करते हैं और एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि ठीक है अब हम चल रहे हैं, SIP चल रही है। हर मंथ ऑन मंथ, चलो मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, हर 6 महीने में 1 साल में इंक्रीज करने की कोशिश करो, अपने सोर्सेज इनकम के क्रिएट करो उतने, तो फिर वो जल्दी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिसकी सैलरी ही 20,000 25,000 रुपए है, वो SIP जब करते हैं ना, मुझे लगता है कि SIP वाले पैसे बचा के उनको ना खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनकी सैलरी बढ़ा सके। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने भाई, कि आप अगर 2,000 3,000 रुपए की भी SIP कर रहे हो ना, आपका मान लो 1 साल में 20,000 25,000 30,000 इकट्ठा होगा। मैं कहता हूँ वो नेगेटिव में भी चल रहा है ना, आप उसको रिडीम करके किसी अच्छी जगह पे लगाओ कि आपकी कोई स्किल बढ़े, आपकी इनकम उससे बिल्कुल। इसके अराउंड अगर हम छोटी सी एक एग्जांपल लेना, जैसे आप मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं 30,000 की सैलरी है किसी की, वो जस्ट 10% अपना इनकम का सेव कर रहा है, 3,000 रुपीज हर महीने को सेव कर रहा है। अब 1 साल में वो 36,000 सेव करता है, ठीक है, हम मान लेते हैं उस साल उसका पैसा जो 15% से ग्रो हो गया, वो 36 वाला ऑलमोस्ट 40 हो गया, 45 हो गया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं वो उस 45,000 को विड्रॉल कर लेता है या फिर वो अपनी किसी स्किल सीखने पे लगा देता है, उस स्किल सीखने से अगर उसकी वो 30 वाली इनकम 50 हो जाती है, तो वो जो उसने 45,000 किया था ना, वो दोबारा गेन कर लेगा 2-4 महीने में, क्योंकि अब उसके पास 20 लाख की एक्स्ट्रा इनकम आ गई ना, तो वो उसको यूज कर सकता है, SIP करवा दे, चाहे जैसे मर्जी करे। अगर वो इस 30 वाली इनकम को 1 लाख ले जाएगा तो वो जो 45,000 उसने खर्चा था वो उसको याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए शुरुआत करने के लिए देखो कोई बुराई नहीं है। इससे क्या होता है, कई बार लोग डिस्करेज भी हो जाते हैं कि यार अगर ऐसा ही है तो फिर शुरू ही क्यों करें, ठीक है। तो है ना, शुरुआत करो, बिल्कुल करो, वो सही चीज है, लेकिन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कर लो कि हाँ बस ठीक है आप शुरू हो ही गया तो ठीक है, इनकम को बढ़ाते रहो। लेकिन अक्षत भाई, मुझे ना एक चीज ये भी लगती है कि अगर मैं 2-4-5,000 रुपए से SIP कर भी रहा हूँ ना, तो मुझे एक्चुअल में दिखेगा ही नहीं कि मेरा रिटर्न बन भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये समझ आया है कि जब 10 लाख का कॉर्पस हो जाएगा ना कम से कम, तो जाके ईयरली रिटर्न्स थोड़े बहुत दिखेंगे कि हमने लाइक 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए का हमारा रिटर्न बना। अगर साल का मेरा 10,000 रुपए ही एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो तो लगेगा ही नहीं, फिर या तो SIP बंदा छोड़ देगा या तो फिर वो ऐसे ही बोलेगा कि भाई मार्केट में फायदा नहीं। बिल्कुल, स्टार्टिंग के फेज में तो देखो ये चीज होती है, ठीक है, बट भाई ये कि शुरुआत सबकी यहीं से होती है ना। आपके पास जितना मर्जी इनकम हो, फिर भी क्या है कि हम ये नहीं करते कि हम सीधा ही 1 लाख की SIP शुरू करते हैं, क्योंकि रिस्क भी तो लगता है ना उसमें। तो शुरुआत तो यहीं से होगी, बिल्कुल, लेकिन बस वही है कि एम अपना ऊपर रखो, ठीक है, एम ऊपर के उस पे करो, बाकी टाइम तो लगता है। अगेन जैसे वो एक बैम्बू ट्री वाली स्टोरी है, उसी तरीके से होगा, धीरे धीरे पहले बिल्ड होता है, उसके बाद फिर एकदम से वो चीज ग्रो करना शुरू करती है।
बिल्कुल। अच्छा, जब मार्केट कंटिन्यू गिर रही है, जैसे पिछले 1 साल में यही हुआ है, अप डाउन, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? नहीं, एसआईपी तो हमेशा ही कंटिन्यू होनी चाहिए, उसमें बंद करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, मतलब ओके, चाहे मार्केट्स नीचे हैं, चाहे ऊपर हैं, चाहे रोज नए ऑल टाइम हाइज लग रहे हैं, एसआईपी भैया एक हैबिट है आपकी। ठीक है, वो आपकी चलती ही रहनी चाहिए। और ऐसे टाइम में जहाँ पे बाजार नीचे चल रहे हैं, वहां पे तो आपको और टॉपअप करना है, जितना आप निकाल सकते हो एक्स्ट्रा वो और डालो वहां पे हर महीने। अगर आप 10% इंक्रीज कर सकते हो, 20 कर सकते हो, वो इंक्रीज करके डालो, क्योंकि एट द एंड यही टाइम्स होते हैं जहाँ पे वो आपका एडिशनल वैल्यू क्रिएट करके देती है बाद में। तो वही एक इन्वेस्टर अगर कोई डिप पे इन्वेस्ट कर रहा है, डिप का या फिर मार्केट क्रैश का फायदा कैसे उठा सकता है? अगर तो देखिए आपके पास लमसम एक्स्ट्रा आते हैं कहीं से, तो लमसम आप ऐड कर सकते हो वहाँ पे। उसमें भी एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ना, आपको कोई बॉटम फिशिंग या वैसी चीजें करने की जरूरत नहीं होती कि बिल्कुल नीचे गिरा होगा तो उसी दिन लगाएंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सिंपल सी आप समझो स्लैब्स हैं। ठीक है, आपका फंड अगर हाई से, जो भी आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं, अगर वो हाई से 5 से 7% नीचे आते हैं उनके एनएवी, तो आप सिंपल सा कुछ पार्ट अपना लमसम का डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो फिर वही है कि आप अपनी जो एसआईपी है किसी महीने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दीजिए। अगर आपकी मान लीजिए 5000 की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर महीने आप 7000 की पे कर दीजिए, 2000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल कर। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से आप आगे लेके चले कि यहाँ से और फर्दर 5-7% टूटेगा तो मैं एडिशनल डालूंगा। क्योंकि उतनी टेक्निकल समझ, जैसे मैंने बताया, हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नहीं होती कि वो बिल्कुल बॉटम पे आए और वहीं पे वो खरीदे। ठीक है, उसके लिए आपको बड़ी सारी चीजें अलग फिर सीखनी पड़ती हैं। तो आपका सिंपल यही है, 5-7% का एक लेके चलते जाइए गैप, और वहां पे आप धीरे धीरे अपना लमसम करते जाइए। बाकी व्यू की वही बात है कि अगर आप इक्विटी फंड्स में कर रहे हो तो व्यू हमेशा बड़ा रखिए। इसका बिल्कुल जो एक रियलिटी चेक है ना, वो लोगों को धीरे धीरे मिल रहा है। पिछले 1 साल में लोगों ने देख लिया कि इक्विटी तो एक साल हिलती नहीं है, और मैं अभी आपको और रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि अगर 1 साल और भी नहीं चलेगी तो फिर क्या करोगे। तो वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इक्विटी में डाला है पैसा तो 5 साल 10 साल का होराइजन रखना ही है। ओके, अब मान लो मैंने जो गोल रखा था वो मेरा अचीव भी हो गया, अब मुझे इसको विड्रॉल कैसे करना है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, अगर आप इसको बहुत एफिशिएंट तरीके से प्लान करते हो तो फिर आपको वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एग्जम्पशन की लिमिट है। ठीक है, वो आपको एग्जम्प्ट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो आपका होता है। तो अगर आपके अकाउंट में कोई भी लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, तो आपका चाहे गोल अभी 5 साल बाद भी है, 5 साल दूर है आपका गोल, आपको उसके बाद विड्रॉल करवाना है, फिर भी जितनी लिमिट सरकार देती है कि ये तो आपका एग्जम्प्ट है, आप हर साल उतना कैपिटल गेन्स बुक कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि आपका गोल कब है। गोल चाहे 4 साल बाद भी हो, बट 4 साल बाद इकट्ठा विड्रॉल करोगे तो फिर तो सारे पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक लिमिट तक एग्जम्प्टेड है, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप उस टैक्स स्लैब में आ रहे हो, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है म्यूचुअल फंड पे वो उतने हैं कि वो टैक्स लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो आप हर ईयर ऑन ईयर उसको धीरे धीरे बुक कर सकते हो, ताकि जब तक आपका वो टाइम पीरियड आए जब आपको एक्चुअली बुक करना है सारा पैसा, तो आपने बहुत ज्यादा टैक्स उसमें सेव कर लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बिगिनर सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है म्यूचुअल फंड में? सबसे पहली तो मेरे हिसाब से ये कि शुरू ही नहीं करता है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप शुरू ही नहीं करोगे। ठीक है, बाकी उसके बाद जो मिस्टेक्स हैं, देखो बहुत सारी अलग अलग हैं, छोटी बड़ी मिस्टेक्स हैं। जैसे हमने एक बात करी कि आप पास्ट रिटर्न्स को सिंपली देखकर जो है वो इन्वेस्ट कर देते हो, उसमें जो मैंने पॉइंट ऐड किया सिर्फ उसका ध्यान रखना है। पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आपके गोल के साथ अलाइन होने चाहिए। जो फंड में आप पैसा डाल रहे हो वो आपके गोल के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहा है तो फिर पास्ट रिटर्न देख के भी कर लोगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ मैंने देखी है, इतने पोर्टफोलियोज लोगों के अभी देखे, तो उसमें यही है कि लोग जो ना वो पैनिक में आकर एग्जिट करते हैं। ठीक है, लोगों का गोल होता है चाहे 5 साल का, लेकिन जैसे ही 1 साल 2 साल रिटर्न्स नहीं आते हैं तो लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जो भी आपने जैसे बात करी कि डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहे बाजार में क्या एसआईपी करें या ना करें, वो चीजें लोग करते हैं, एसआईपी पोज कर देते हैं, रोक देते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात कही कि एसआईपी शुरू वही करिए जो आप आराम से निकाल सकते हो। ये नहीं कि बाजार ऊपर चल रहा है तो चलो 2000 रुपये एक्स्ट्रा भी निकाल लेंगे, क्योंकि बाजार फिर कभी नीचे आएंगे, म्यूचुअल फंड्स फिर कभी नीचे आएंगे। बिल्कुल, तो वहां पे ऐसा ना हो कि उस समय लगे कि यार ये तो बड़ी ज्यादा शुरू कर दी थी। तो उतनी शुरू करो जो कि हर तरीके से जैसे मर्जी सिचुएशन में आप निकाल सकते हो। उसके अलावा जो है ना म्यूचुअल फंड जो इटसेल्फ, जैसे हमने बात करी शुरू में ही कि उसमें 50, 60, 70 कंपनीज हैं हर फंड में ऑन एन एवरेज, कुछ में तो 200 कंपनीज होती हैं। तो वो अपने आप में एक पोर्टफोलियो है। बट लोग क्या करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड के अंदर भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, करेक्ट।
मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स ले लिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक लेवल का है तो फिर भी समझ आता है कि ठीक है आपके पास 10 15 20 फंड्स पड़े हुए हैं। लोगों के पोर्टफोलियो है 1 1 1.5 लाख के और फंड्स पड़े हुए हैं 12 15, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और सेम कैटेगरी के लोगों ने मिड कैप फंड्स लिए हुए हैं, 4 मिड कैप फंड लिए हुए हैं। मिड कैप फंड अगर आपने लिया है तो एक फंड भी आपका वही काम करेगा जो 4 कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 4 ले लिया तो फिर वही बात है कि हर किसी में पैसा, वो छोटा छोटा सा पैसा लगा है, वो ग्रो उस हिसाब से करेगा। इससे अच्छा है कि एक ही फंड लो, बिल्कुल, तो क्लटरनेस नहीं रहेगी, उतना साफ रहेगा सारा पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये नहीं करना कि म्यूचुअल फंड के अंदर ही पोर्टफोलियो बना लिया। अपनी कैटेगरी जो आपको अपने गोल के हिसाब से चूज करिए, उसमें एक फंड भी इनफ है। हाँ, आपका पोर्टफोलियो उतना है कि आपका पोर्टफोलियो 20 करोड़ 50 करोड़ का है तो फिर समझ आता है कि ठीक है आप डाइवर्सिफाई करते हो उस तरीके से कि आपने 2 फंड्स ले लिए किसी उसके, तो वो समझ आता है। बट ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा फिर जैसे मैंने बताया, एक बार शुरू कर दोगे इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ये मैंने टैक्स वाला आपको बताया, ये भी एक गलती है। लोग 5 6 साल अपने म्यूचुअल फंड्स को कंटिन्यू करते रहते हैं और वो टैक्स ऐसा बुक ही नहीं करते अपना प्रॉफिट्स, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता। करेक्ट, तो पता ही ऐसा लगता है जिस दिन फाइनली रिडीम करेंगे उस दिन देखेंगे। ये चीज तो हर साल देखने वाली है ना। एक बार आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल वाली कैटेगरी में आ गए, आपने उतना टाइम उसको होल्ड कर लिया, तो फिर तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर साल उसको बुक करो। और लॉन्ग टर्म में सीधा 12.5% का टैक्स लगता है एग्जम्पशन लिमिट से बाहर जाकर, तो वो चीज है। अच्छा, एक स्मॉल एसआईपी इन्वेस्टर की क्या हैबिट उसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर बना सकती है? दैट इज टॉप एसआईपी का जो टॉपअप ओके, ठीक है, उसको हर 6 महीने 1 साल में इंक्रीज करना। ओके, क्योंकि जैसे हमने बात करी, शुरुआत देखो सबकी 1000 2000 500 से इतने से होती। मैंने 2018 में जब शुरू किया, मेरी पहली एसआईपी शायद 1500 की थी, अगेन एक इंडेक्स फंड में थी। ठीक है, उस समय तो मैं इतना डरा हुआ था कि किसी और फंड में जाने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि डर वही था कि पता नहीं लॉस ना हो जाए। उस समय गेन उतनी तो उस समय अवेयरनेस नहीं थी, अब तो फिर बहुत अवेयरनेस हो गई। ठीक है, लेकिन शुरुआत वहीं से करी। लेकिन फाइनल एम यही नहीं था कि 1500 से करना, 1500 से उसको इंक्रीज करते गए। तो वो ही हैबिट आपको उसमें आगे जो है चलकर एक वेल्थ क्रिएटर बनाएगी। अदरवाइज तो भैया कि एसआईपी करते रहोगे तो फिर वो सब चीजें चलती रहेंगी। दूसरा जो है वो ये है आपकी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हुई होना। उसमें बेसिकली क्या आता है ना, अगेन ये सबके लिए शायद वैलिड ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए चीज वैलिड होगी। वो क्या है कि एसआईपी या ये जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आते हैं जो आपके लोन्स हैं। लोन्स, ठीक है, ओके। लोन्स मतलब अब वही बात है कि आप ऐसे भी हमें कई क्लाइंट्स मिलते हैं जिसमें क्या है कि वो ऐसे लोन में फंसे होते हैं जहां पे उनका इंटरेस्ट 25%, 30%, 36% ईयरली है। क्रेडिट कार्ड में तो 40-45% तक भी जाता है। बहुत सारे कुछ लोग क्रेडिट कार्ड में फंसे होते हैं कि वो मिनिमम ड्यू पे करते जा रहे हैं और दूसरे अमाउंट पे उनका इंटरेस्ट लग रहा है। अब वो 36% का इंटरेस्ट लग रहा है। अब अगर वो इंसान एसआईपी शुरू कर देगा तो वो उसके लिए नुकसान की चीज है, क्योंकि आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा भी क्या कमा लोगे, 20% कमा लोगे लॉन्गर टर्म में, लेकिन 36% का इंटरेस्ट तो आपने उसमें दे दिया अपने लोन में। तो जब आप 5 साल बाद भी देखोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे, आप उल्टा डिग्री करोगे, माइनस में होगा। तो उससे बेटर क्या है कि जो आपके इतने बड़े वाले लोन, आप किसी का होम लोन चल रहा है मान लो 7%, 8%, 9%, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल सकता है साथ साथ। लेकिन पर्सनल लोन आपके कोई चल रहे हैं, आपके ऐसे 36% वाले लोन चल रहे हैं, सबसे पहले उनको क्लियर करना। ठीक है, अगेन आप 1 साल बाद भी एसआईपी शुरू कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, वही बात है कि रील्स वाली बातें सब अलग होते हैं कि आपने 1 साल पहले शुरू किया होता तो ये डिफरेंस आ जाता। लोन क्लियर करके शुरू करना है ना। करेक्ट। लोन ही नहीं जब तक क्लियर हुआ तो फिर क्या फायदा। करेक्ट। दूसरा, इसके बाद भी लोन क्लियर हो गया, उसके बाद आपको देखना है अपनी इंश्योरेंसेस को। ठीक है, अगेन ये उनके लिए है जिनकी थोड़ी फैमिलीज बनी हुई है प्रॉपर। अभी वो ऐसा नहीं कि अकेले हैं, वर्किंग हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। फैमिली आपकी है तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा ये चीज मैटर करती है। ठीक है, अकेले वर्किंग हो, अभी मैरिड नहीं हो, तो फिर आपको सिर्फ एक इंश्योरेंस चाहिए होगी, वो हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, ये सब चीजें ना पता कब काम आती हैं, जब खराब टाइम आते हैं। अच्छे टाइम में तो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि ये चीज करनी होगी। बिल्कुल। खराब टाइम आएगा, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ हो गया, आपने 10 लाख का पोर्टफोलियो भी इकट्ठा किया होगा ना 5 साल लगाकर, वो एक झटके में चला जाएगा। क्योंकि आज अगर आपको क्या दिखेगा, यही दिखेगा कि भाई ये पड़ा हुआ, इसको बेचो। बिल्कुल। उस समय तो इंसान फंसा होता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीजें सबसे पहली जरूरी हैं, यही आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टर से अलग बनाएंगी। ठीक है, आप 1000 रुपए की कम एसआईपी कर लो, कोई चलेगा। आप अभी मान लो 15,000 की कर रहे हो ना, आप 10,000 की कर लो, लेकिन इन चीजों में पैसा डालो। एक हेल्थ इंश्योरेंस लो अच्छा सा, अगर फैमिली है तो साथ में एक टर्म इंश्योरेंस भी लो,
तो ये सब चीज़ें सही चलेंगी। बिल्कुल। ठीक है, इमरजेंसी फंड जो होते हैं वो अपने थोड़े थोड़े बना के रखो, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट पैसा हो। ठीक है। अच्छा अक्षत भाई, एआई का ज़माना आ गया है, तब मेरे को ये बताओ, क्या आपको लगता है एआई कभी भी, एआई या रोबो कभी भी ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर को रिप्लेस कर पाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर को? वहां पे फिर वही बात है, पर्सनल टच का जो है वो चीज आ जाती है। हाँ, ठीक है, हाँ। एआई आपको गाइड कर सकता है, ठीक है, फंड्स भी आपको सिलेक्ट करके दे सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन जो एक पर्सनल आपका टच होता है वो एक ह्यूमन जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या कोई गाइड करने वाला जो है उसी के साथ आपका बन सकता है। और एआई के साथ तो फिर वही है ना कि आपको जाकर उसको पूछना पड़ेगा। एडवाइजर का देखो काम क्या होता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, आप उसके पास नहीं जाते हो, उसको आपके पास आना चाहिए। एक बार आपने उसको सब कुछ अपना बता दिया, उसके बाद अगर वो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है तो वो आपको खुद रीच आउट करेगा। ओके। कि देखो हमारा ये गोल था, इस हिसाब से हमने बात करी हुई थी, अभी ये चल रहा है, अब आगे हमारा ये स्टेप है। ओके। मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है या मुझे ऐसा खराब दिख रहा है तो हमें ये करना है। अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आपको ही रीच आउट करना पड़ रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान नहीं देगा। अब एआई में क्या होगा, एआई में यही है कि आपको उसको बार बार रीच आउट करना पड़ेगा। उसको आपको पूछना पड़ेगा जाके कि मेरा पोर्टफोलियो ऐसा चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उसको अगर किसी दिन दिखेगा भी कुछ खराब तो वो आपको जो है वो बोलेगा थोड़ा ना कि ये खराब है, जब तक आप उससे पूछोगे नहीं। ठीक है, तो वो एक है। बाकी तो ह्यूमन का जो एक होता है, टच होता है, वो एक अलग होता है, कनेक्शन अलग होता है। ठीक है, तो आपके और मेरे जैसे जो यंग इंडियंस हैं उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया, मेरे चाहे मैं देखो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ये सब चीज़ों से पहले प्रेफरेंस इनकम को देता हूँ। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक हमारी इनकम एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रो नहीं कर रही और एक अच्छे लेवल पे नहीं है, तब तक ये चीज़ें उतनी मैटर ही नहीं करती। ठीक है, वही बात है कि अब जिस इंसान को रात के खाने का पता नहीं है कि रात का खाना कहाँ से खाना है, उसको आप म्यूचुअल फंड समझाओगे तो उसके लिए मैटर नहीं करेगी वो चीज़। तो सिमिलरली अगर आपकी उस लेवल की इनकम ही नहीं है तो आप जितना मर्जी ये चीज़ें कर लो, ठीक है, एक सस्टेनेबल तरीके से आप धीरे धीरे ग्रो करते रहोगे, लेकिन कोई जो मेजर चेंज है ना, वो देखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इनकम पे काम करना है। तो अगर आप अभी यंग हो, अभी जॉब करना आपने चाहे शुरू कर दिया है, आपका शुरू हुआ है एक करियर, तो इनकम, सिर्फ इनकम पे फोकस करिए, खर्चे अपने कंट्रोल करिए, जो भी एक एक्स्ट्रा खर्चे, फालतू के खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल करिए, साथ में सेविंग शुरू करिए, वो बिल्कुल सही है, एसआईपी करिए, स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा काम करिए, लेकिन दिमाग जो सारा दिन चलना चाहिए वो इनकम पे चलना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो वहां से आप धीरे धीरे जो अपने आप को ग्रो करोगे। ठीक है, तो अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो बेस्ट एसआईपी फॉर बिगिनर्स? इंडेक्स फंड। ओके, एसआईपी और एफडी? डेफिनेटली एसआईपी। ओके, 1 करोड़ के लिए कितने की एसआईपी करनी चाहिए? डिपेंड करता है कितनी जल्दी अचीव करना है। इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम? आज से। ओके, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मिथ जो बिगिनर्स को ये गुरुज जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओगे तो वो तो पक्का ग्रो ही होगा। अच्छा, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट हैं। ओके। मतलब ये जो लाइन है ना कि ग्रो करना है, बिल्कुल करता है ग्रो, लेकिन बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं। उसमें आपका साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, आपने गलत टाइम पे पैसा निकलवा तो नहीं लिया, आपने एसआईपी इंक्रीज करी नहीं करी, ये चीजें। ओके, माइंडसेट अपना लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा रखो। अभी पिछले कुछ टाइम में भी जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, उसमें वही बात है कि लोग शॉर्ट टर्म का सोच कर आते हैं। ठीक है, तो वो एक लोगों के अंदर मिथ बन चुका है कि एसआईपी तो एक गारंटीड रिटर्न है, वो तो बनना ही है, 15-16% तो हर साल बनेगा ही। हर साल नहीं बनता, एवरेज आउट करके बनता है। अभी पिछले 1 साल का ही देखेंगे लोग तो समझ आ जाएगा। बिल्कुल, अब पिछले 1 साल में देखिए, मतलब बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स हम कह सकते हैं। अब मान लो अगले साल भी फ्लैट रहते हैं, 2 साल हो गए फ्लैट रिटर्न्स के, अब उसके अगर अगले 3rd साल में मान लो आगे 50% के रिटर्न, तो ऑटोमेटिकली एवरेज आउट करके आपका जो 15-16 हो जाएगा। हाँ, तो वो रिटर्न्स इस तरीके से चलते हैं। ये कोई एफडी नहीं है जो कि लीनियर आता रहेगा, बस वो डिफरेंस है। करेक्ट, ठीक है। तो अक्षत भाई, मुझे तो मजा आया आपसे बात करके, और आपसे बात करके आपका एक्सपीरियंस भी दिख रहा है, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है जो भी बिगिनर होगा या जो ऑलरेडी कर रहा होगा म्यूचुअल फंड, उसको काफ़ी सारे उसके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप कुछ भी बताना चाहते हो, कुछ मुझसे मिस हो गया पूछने में, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हो, तो अब आप बता सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो भाई मेरे को भी बहुत मज़ा आया बात कर बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी उतना ही सीखने को मिला।
बट जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो ये है कि चाहे आप देखिए वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आपका फुल टाइम काम ये है, जैसे मर्जी आप अगर एक बार म्यूचुअल फंड में शुरू कर दिया आपने इन्वेस्टमेंट करना, और स्टॉक मार्केट में भी चाहे कर दिया, तो वहाँ पे रुको मत बस। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज़ देखता हूँ कि लोग ना शुरू कर देते हैं, SIP शुरू कर दी, उसके बाद बस आगे सीखना बंद। ठीक है, उनको ऐसा लगता है ठीक है SIP शुरू कर दी, इससे आगे क्या करें। लगातार सीखते रहो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, दिन का आधा घंटा दीजिए, दिन का नहीं देना तो आप हफ्ते के 2 घंटे दीजिए टोटल मिला के। ठीक है, ठीक है, सीखते रहिए, समझिए कि हाँ ये और चीज़ें कैसे वर्क करते हैं। जैसे हमने आज बात करी STP के बारे में, बहुत सारे शायद ऐसे नए लोग होंगे जिनको STP पता भी नहीं होगा। इसी तरीके से SWP होता है, शायद लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग। अब इक्विटी फंड्स में जाओगे तो कितनी कैटेगरीज, बिल्कुल, डेट फंड में कितनी कैटेगरीज है, बिल्कुल, उसमें किस तरीके से इम्पैक्ट आता है, क्या होता है, वो चीज़ें सीखिए। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फाइनेंस के लोगों के लिए ही है या जो लोग ये प्रोफेशनली कर रहे हैं उनके लिए ही है, हर इंसान के लिए ये चीज़ है। तो सीखते रहिए, हो सकता है कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए उसमें। बिल्कुल। तो कंफर्ट जोन में मत जाइए, अगर आप एक बार कर चुके हो शुरू, तो उसके आगे भी फर्दर उसको सीखते रहो। ओके, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी चीज़ें समझने को भी मिली होगी। यहाँ पे भाई के जो भी डिटेल्स है, भाई को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, सारे डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। भाई का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे आपको फ्री में फाइनेंशियल नॉलेज और मिल जाएगी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई को आप ज़रूर चेकआउट करना। और अगर आप चाहते हो कि हम दोबारा से बैठ के दोबारा से कुछ बढ़िया सी बातें करें, कुछ और इंफॉर्मेशनल वीडियो हम एक दोबारा बनाएंगे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी भाई वापस आएंगे। श्योर भाई श्योर, अगर हम ऑडियंस को आज कुछ सिखा पाए तो डेफिनेटली हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे, थोड़े से और टेक्निकल टॉपिक्स कवर करेंगे म्यूचुअल फंड्स के, लाइक फंड सिलेक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो रेशियोज होती हैं, ये सब कुछ होता है। तो फिर दोबारा बैठकर सब चीज़ों की बातचीत करेंगे। ऑडियंस जरूर कमेंट्स में हमें बताए कि हाँ उनको कैसा लगा कैसा नहीं। एंड बाकी बहुत अच्छा लगा बात कर आपसे। आई होप आपको भी जब वो मज़ा आया एंड ऑडियंस को भी सीखने को मिला है। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।